अपनी जो वास्तविक जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, जिसको हमारे जो सरना धर्म को मानने वाले जो बहुत सारे हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोग बोलते हैं राजी पढ़ा, बोलते हैं उसको। राजी पढ़ा का और सरल शब्द में आप जानेंगे तो उसका नाम है रूढ़ी व्यवस्था। रूढ़ी व्यवस्था को और सरल कहिए तो कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था, नियम व्यवस्था। तो हमारे पूरे के पूरे आदिवासी 801 आदिवासी लोग तमाम उस चीज को छोड़ दिए जो विधि है। विधि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति है, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो जो चीज को पकड़ के हमारा समाज मजबूत होता था उसी को छोड़ दिया और वो नाचना को संस्कृति समझ की कमी की वजह से बिठाया। वही आदमी जमीन लूटने का कानून वहां से बनाता। तीनों चीज से हमारे आदिवासियों को लूटा गया। समझने का प्रयास कीजिए तो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम होता है। तो अभी 1950 के बाद में जो संविधान लागू हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो इस संविधान के संदर्भ में बाबा साहब आम्बेडकर ने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि संविधान के अंदर में आपको कितना ही ज़्यादा अधिकार क्यों ना दिया हो, अगर उसको अमल में लाने वाले लोग अमल में नहीं लाएंगे तो अंततः ये बुरा ही साबित होगा। संविधान के अनुच्छेद 244 में आपको मालिकियत का अधिकार मिला है। मालिकियत हम लोग थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। हम लोग जैसे हमारे जो मीन साहब ने बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मैं भी अक्सर यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग अपने घर के मालिक होते हैं और उस घर को कैसे सुव्यवस्थित रूप से चलाना है ये हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ में उसको बढ़िया से चलाते हैं। और उस घर को किसी भी तीसरा आदमी या गैर आदमी को हम लोग उसको अपनी मालिकियत उससे छीनने नहीं देते। हम लोग कभी भी छीनने नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा जो विशेष अधिकार है जल, जंगल, जमीन, वो चीज को अगर दुश्मन छीनता है तो हम लोग छीनने दे देते हैं। तो घर की मालिकियत की तरह ही हमारा क्षेत्र की मालिकियत का अधिकार और उसको अपनी भावना के साथ में सेम उसी तरह से समझना ज़्यादा जरूरी। और जसपुर जिला में जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे लोग, उनको बोला जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसका हिंदी में उच्चारण है सरकारी नौकर। सरकारी नौकर है। हम जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में निवास करने वाले जसपुर के 9 लाख आबादी का सेवा देने वाला वो जो कलेक्टर है वो नौकर है। लेकिन हमारे आदिवासियों की ज्ञान की कमी के वजह से वो आदमी बोस बन के हमारे भाई निरंजन को गाली देने का काम कर रहा है। कायदे के हिसाब से वो नौकरी करने आया हुआ है, वो नौकर है। हम लोग मालिक हैं। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं रहे कि कलेक्टर तुम नौकर हो और नौकर की तरह रहो, अगर ऐसा बोलने का हमारे अंदर ताकत ही नहीं होगा तो हम लोग उसको कैसे नियंत्रण करेंगे। हमारे जेरोम साहब ने बताया ना कि 5वीं अनुसूची में प्रशासन नियंत्रण का अधिकार जनजातियों का है। जनजातियों का है मतलब आदिवासियों का है। आदिवासियों का मतलब 801 जाति के लोगों का है। 801 जाति मतलब हम लोग। तो ये जो प्रशासन नियंत्रण है हम लोगों का शुरू से, जब से मैं होश संभाला हूँ और मैं काम कर रहा हूँ एक सोशल वर्कर के रूप में, हमेशा से हमारे लोगों को बोला जाता है कि तुम्हारी संस्कृति बचाओ, तुम्हारी सभ्यता बचाओ, है ना, तुम्हारा पर्व, तुम्हारा तिहार, तुम्हारा लंद, तुम्हारा फंद, ऐसा करके जब उधर से हमारे लोगों को जबरदस्ती धकेला जाता था, मुझे जब भी प्रबोधन करने का जब मुझे मौका मिला, अक्सर मैं एक चीज़ हमारे लोगों को बताया कि आज जो कलेक्टर बना है उस कलेक्टर का क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है। हमारे लोगों को बोलते हैं अगर तुम आदिवासी हो, कर्मा नाचने नहीं जानते हो, तुम आदिवासी नहीं हो। तो वो जो कलेक्टर है आज पूरा 9 लाख आबादी को नियंत्रण कर रहा है। आप में से बैठे हुए कितने लोग उसकी संस्कृति को और सभ्यता को जानते हो? जानते हो? नहीं जानते। तो वो हम लोगों को ऐसा बोल बोल कर क्यों लड़वाना चाहता है? क्योंकि हमारे साहब ने जो बताया कि संविधान से पहले हमारे लोग ऐसा ही समूह में रहते थे जिसको कबीला बोला जाता था, कबीलाई क्षेत्र। तो कबीलाई क्षेत्र को संविधान से पहले 4 पिलर में उसको नियंत्रण निर्देशन किया जाता था। उसमें विधायिका होती थी जहाँ पे हमारे कबीला के हमारे पुरखे लोग कानून बनाते थे कि समाज को चलाने के लिए किन किन कानून की जरूरत पड़ेगी।
उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए एग्जीक्यूटिव समूह होता था, जिसको आज के समय में न्यायपालिका बोला जाता है, जहाँ पे जसपुर के कलेक्ट्रेट में कलेक्टर बैठा हुआ है, यहाँ पे पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, एसडीएम बैठा हुआ है, तहसीलदार बैठा हुआ है ना। इसको कार्यपालिका बोला जाता है। और हमारे कबीलाई समूह के लोग ही उस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए वहाँ पे सजा का प्रावधान था, हमारे लोगों को न्याय मिलता था। और जो हमारी जो होकल मीडिया होते थे, मुंह के माध्यम से जो हम लोग इस कानून का प्रचार प्रसार करते थे, उस व्यवस्था का, ये हमारा मीडिया था। तो 1950 के बाद में हमारे लोगों से वो तमाम चीजों को छीन के वे लोग ले लिए। कौन लोग लिए? जो तुम्हारे नौकर हैं, वे लोग ले लिए। आज आप अपनी जो वास्तविक जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, जिसको हमारे जो सरना धर्म को मानने वाले जो बहुत सारे हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोग बोलते हैं राजी पढ़ा, बोलते हैं उसको। राजी पढ़ा का और सरल शब्द में आप जानेंगे तो उसका नाम है रूढ़ी व्यवस्था। रूढ़ी व्यवस्था को और सरल कहिए तो कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था, नियम व्यवस्था। तो हमारे पूरे के पूरे आदिवासी 801 आदिवासी लोग तमाम उस चीज को छोड़ दिए जो विधि है। विधि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति है, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो जो चीज को पकड़ के हमारा समाज मजबूत होता था, उसी को छोड़ दिया और वो नाचना को संस्कृति समझ लिया, त्योहार मनाना को सभ्यता बोल दिया। अगर हमारे, चलो हम तो थोड़ा थोड़ा बुड़बक किस्म के आदिवासी हैं, उतना हम सभ्यता संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग खाटी रूप से निरंजन भाई उसको पालन कर रहा है, तो उनके समुदाय में क्यों समस्या रहा है? जब संस्कृति को संभाल के रखा है, सभ्यता को संभाल के रखा है, यानी कि प्रचार अलग तरीके से किया जा रहा है, व्यवहार अलग तरीके से किया जा रहा है। हमारे लोग कंफ्यूज हो गए, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज की सभा का पूरा मुद्दा ये है कि आप लोगों को अपनी वास्तविक अधिकार, जो मालिकियत का अधिकार है, मालिक देश चलाता है, मालिक घर चलाता है। मालिक घर चलाने में जितना मुस्तैद है, उतना जिला चलाने के लिए हमको मुस्तैद होना पड़ेगा। और किसी भी चीज को मांगने से यूं ही नहीं मिलता है। मांगने से क्या मिलता है? मांगने से भीख मिलता है। और भीख कैसा दिया जाता है? करोड़ों रुपया भीख में दिया जाता है क्या? नहीं। उसके इच्छानुसार अठन्नी चवन्नी है ना। लेकिन अधिकार को कैसे लिया जाता है? ताकत से लिया जाता है। आज मां कुदरगढ़ी जो स्टील प्लांट के संदर्भ में हम लोग जो बैठक बैठ रहे हैं, ये तो बहाना है। हकीकत फंसाना क्या है? हकीकत फंसाने ये है कि आप लोगों को मालिकियत का एहसास कराना है जी। हमारे अनुरंजन भाई को बोल रहे थे, तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही प्रयास कर लो, यहाँ पे मां कुदरगढ़ी स्टील प्लांट खुलेगा ही खुलेगा, ऐसा धमका रहे थे। मैं इस सभा के दरमियान में आप लोगों से वादा कर रहा हूं, और मैं जो कलेक्टर है, जसपुर के कलेक्टर, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम कितनों ही जोर कर लो, यहां पे तुम स्टील फैक्ट्री खोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के मालिक हैं। और हमारी इजाजत से अगर पत्ता नहीं हिलता है तो हमारे इजाजत के बगैर वो हमारा जमीन ले पाएगा क्या? नहीं। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों को षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। समस्या कहां से शुरू हो रहा है? हम लोग कहीं ना कहीं उस कलेक्टर के जैसे लोगों को ही हम लोग अपना समझ बैठे हैं। और हर बार जब 5 साल के बाद में चुनाव आता है, हर बार 5 साल के बाद में चुनाव आता है, तो समस्या क्या है कि हम लोग उसी को चुन के फिर दिल्ली के गद्दी में बिठाते हैं, रायपुर के गद्दी में बिठाते हैं, और उस गद्दी में वही आदमी बैठ के, जिसको हमने आपने बिठाया, हमने गलती से बिठाया, समझ की कमी की वजह से बिठाया, वही आदमी जमीन लूटने का कानून वहां से बनाता है। हम 5 साल फिर उसको यहाँ पे हम विरोध करते हैं, 5 साल हम यहाँ से विरोध करते हैं, हम सामाजिक विरोध यहाँ पे करते हैं। 4.5 साल धुआंधार लड़ाई लड़ते हैं। अभी जैसे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ही लोग फिर गलती करोगे, 2028 फिर आ रहा है, उसके बाद में ले देगा हमार तो वही चिक्के बोल के ठप 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 डाके उसी को। तो होता क्या है कि वो पावरफुल जगह में बैठ जाता है, और उस जगह पे बैठने के बाद में हमारी जमीन को छीनने का काम करता है। 1925 में उनके एक अगुआ पैदा हुए थे, ध्यान से सुनिए। 1925 के समय में उनके एक अगुआ पैदा हुए थे, उसका नाम है गुरु गोलवलकर। उन्होंने एक किताब लिखा, बंच ऑफ थॉट। उस बंच ऑफ थॉट में
उन्होंने 4-5 सूत्र लिखे। उस सूत्र को मैं याद दिलाना चाहता हूं। उस सूत्र में उन्होंने लिखा कि आदिवासियों को कभी भी शिक्षा नहीं दीजिएगा, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला था कि इनको कभी भी संपत्ति का अधिकार मत दीजिए। और तीसरा बात उन्होंने लिखा कि इनके हाथ में शासन व्यवस्था कभी मत दीजिए। बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है। 1925 में वो किताब लिखा गया था, अपने लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए नहीं। और आज पूरा का पूरा जो भी शासन और प्रशासन व्यवस्था में यहाँ पे बैठा हुआ है वो उसी रूल को फॉलो करता है। आपको इंटरनेशनल शिक्षा कभी नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया तो समझ में नहीं आया कि हमारे साथ में बदमाशी कौन कर रहा है। जो हमारे साथ में बदमाशी कर रहा है हम उसी को अपना समझ के बैठे हुए। आपके पास में ज्यादा संपत्ति आने का रास्ता नहीं दिया आपको। आप लोगों को लग रहा होगा कि है रे ये दुख कब खत्म होगा। ये खत्म कभी नहीं होगा जब तक आप उनको उठा के नहीं पटकोगे। उठा के पटकना पड़ेगा, मतलब कि डायरेक्ट जाके घुसा लात नहीं मारना है, यानी कि उनको शासन नहीं देना है। उठा के पटकने का मतलब वो है। शासन कौन करेगा? शासन आप लोग करेंगे। और इसको बोला गया है कि बहुत कठिन है। अरे कठिन कुछ भी नहीं, ये बहुत आसान है। जैसे हम लोग अपना घर चलाते हैं, घर चलाना जितना आसान है ना उतना ही जिला चलाना है, उतना ही प्रासाद चलाना उतना ही आसान है। एक महिला डेली शासन चलाती है, भोजन पकाती है, उसको बोला जाएगा फूड मिनिस्ट्री। क्या बोलते हैं सर हिंदी में उसको? जो भोजन बनाती हैं, जो हमारी जो माता जी हैं, हमारी जो बहनों खाना बनाती हैं, तो गवर्नमेंट में उसको फूड मिनिस्ट्री बोला जाता है। खाद्य मंत्री। हाँ, हिंदी बढ़िया बोले, खाद्य मंत्री। वो डीली कर रही है, पैसा संभालते, कितना चुका में रखना है, कितना खर्चा करना है, और कितना साड़ी के अचरा में बांध कर रखना है, और कितना को मोड़ा में मुस्काना है ना। उसको बोला जाता है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। उसके बाद में अपना छुआ कुढ़ी आता है तो 2 ताक चाटा लगा कि स्कूल भेजती है, एजुकेशन मिनिस्टर, है ना साहब। हाँ, उसके बाद में फिर जो ज्ञान विज्ञान की बातें को सुन के अपने बच्चे को बिठा के सिखाती है, वो क्या है? वो एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये तमाम चीजें हमारी महिला चलाती। इसमें पढ़ा लिखा होने का कोई चक्कर नहीं है, पढ़ा लिखा होने का इसमें कोई चक्कर नहीं है। ये शासन प्रशासन हमारे नहीं पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। तो मैं गोलवलकर का बात बता रहा था कि इनके पास में शिक्षा मत देना, आप इनको पैसा कमाने मत देना, आप इनको शासन मत देना। 3 चीज से वंचित करके रखो। और 1925 से लेके अभी 2025 100 साल पूरे हो गए साथियों। यहाँ पे बैठा हुआ एक आदमी नहीं है जो यहाँ पे करोड़पति होगा। पैसा से वंचित किया। एक आदमी ऐसा नहीं है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ है, शिक्षा से वंचित किया। यहाँ पे एक आदमी ना एसडीएम है, ना कलेक्टर है, ना तहसीलदार है, ना कोई प्रशासन का अधिकारी है, यानी कि आपको शासन से भी वंचित किया। यहाँ पे कोई भी आदमी, यहाँ पे सांसद, विधायक और यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, आपका मुख्यमंत्री नहीं। तीनों चीज से हमारे आदिवासियों को लूटा गया। ये समस्या का मूल कारण है। मालिकियत का मतलब क्या है कि जशपुर के जिले के अंदर में ये जो हमारा इलाका है, 5वीं अनुसूची इलाका है, ग्राम सभा यहाँ पे सर्वोपरि है। अक्सर बोला जाता है ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंचा है ग्राम सभा। ये डायलॉग है, ये हकीकत नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। हमारे एक भी गांव से कलेक्टर के पास में आज तक हम लोग एक बात नहीं मनवा पाए। तो डायलॉग बस तो पेल रहे हैं भाई। अगर ग्राम सभा सबसे ऊंचा होता तो हम कलेक्टर को मनवाते ना भाई, हम क्यों नहीं मनवा पा रहे? जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, ऐसा बोला जाता है। आप जंगल जाओगे तो नाका पकड़ता है। प्रचार में कभी ऐसा क्यों नहीं बोला जल जंगल जमीन का मालिक नाका है, ऐसा क्यों नहीं बोला गया? भाई आप जा रहे हैं तो आपको पकड़ रहा है। ये जो प्रचार, ये जो प्रशासन में और शासन में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये लोग प्रचार अलग तरीके से करेगा और व्यवहार अलग तरीके से करता है। पकड़ में नहीं आता है, बीमारी पकड़ में नहीं आता है। अभी जैसे हम लोगों को ज्यादातर प्रचार में क्या बोला जाता है, आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक है, ये हमारा जमीन छीन रहा है, यहाँ पे हमारी मालिक है जीरो। और हमारे भाइयों को कलेक्टर बुला के दम तक दमका रहा है अपने ऑफिस में बिठा के, हमारी मालिकियत कैसी की तैसी कर रहा है। तो हमको व्यवहार में चाहिए, व्यवहार में चाहिए। और साथियों
हम लोग अगर एकजुट होना शुरू, अभी जो मैंने बातों को बता रहा हूं, मैं इसको एंटरटेनमेंट के बेस पे नहीं बता रहा हूं कि आप लोग इसको सुनिए, प्रसन्न हो जाइए, घर चले जाइए, नहीं, वो मेरा मसला नहीं है। मसला क्या है कि इसको, जैसे शुरू में मैंने बोला था कि मांगने से भीख मिलता है, चवन्नी अठन्नी, और अधिकार को छीनना पड़ता है। छीनने के लिए ताकत चाहिए, छीनने के लिए ताकत चाहिए, क्योंकि अगर आप मोटरसाइकिल से इस रास्ते पे जा रहे हैं और अगर सामने बकरी मिल जाएगा तो आप हॉर्न दबा देंगे, बकरी को हटाने के लिए मोटरसाइकिल का हॉर्न दबा देंगे। वहीं पे शेर अगर गुजर रहा होगा तो आप हॉर्न दबाएंगे क्या? कहीं शेर आपका हॉर्न ना दबा दे, आप साइलेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मामला क्या है? ताकत का है। तो संगठन शक्ति में ताकत होती है। कलेक्टर ऐसे नहीं मानने वाला है। जब अनुरंजन से मेरी बात हो रही थी, अनुरंजन बोला कि भैया हम लोग इसके लिए, विरोध के लिए हम लोग अगर जरूरत पड़ेगा तो 2 लाख लोगों को हम लोग जुटाएंगे। तो अभी जैसे हम लोग 100 लोग हैं, 100 लगभग लोग बैठे हुए हैं, ज्यादा भी बैठे होंगे यहाँ पे, तो हमारी ताकत और 2 लाख लोगों के ताकत में फर्क आएगा ना। तो ये ताकत के माध्यम से हम लोग इसको स्थापित कर पाएंगे साथियों। और ताकत के माध्यम से स्थापित करने के लिए हमको ज्ञान की बातों को सुनना बहुत जरूरी है, और जो सही है उसको साथ दो और जो गलत है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करो। ये सिद्धांत है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब जब 1850 के बाद में उनका जब सामाजिक जीवन में संघर्ष शुरू हुआ तो उन्होंने शिक्षित आदमी का उन्होंने डेफिनेशन बताया, शिक्षित आदमी का उन्होंने पहचान बताया कि शिक्षित आदमी कौन होगा, शिक्षित आदमी की क्या पहचान है। तो शिक्षित आदमी की पहचान ये है साथियों कि शिक्षित आदमी गलत बात का विरोध करता है, पुरजोर तरीके से विरोध, और सही बात का समर्थन करता है। सामने चाहे जो कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है सही क्या है, गलत क्या है। सही है तो हम साथ देंगे और गलत है तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। सामने क्यों ना कलेक्टर खड़ा हो, सामने क्यों ना मुख्यमंत्री खड़ा हो, चाहे सामने क्यों ना प्रधानमंत्री खड़ा हो, इससे फर्क नहीं है। अगर पूरे हमारे जसपुर जिला के पढ़े लिखे शिक्षित लोग अगर इस व्यवहार के साथ में अगर खड़े हो जाए तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो आज हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो सही मायने में उनको शिक्षित होने की जिम्मेवारी और जवाबदारी हमारी है, उनको एहसास दिलाना है। नहीं तो जसपुर जिला के बारे में बोला जाता है केरल के बाद में दूसरे नंबर का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा भारत में पढ़ा लिखा संख्या जसपुर में बसता है, दूसरे नंबर का। लेकिन इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर हमारे समाज में समस्या अगर उफान मार रही है तो साथियों कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि समस्या पैदा करने वाले अलग लोग होते हैं और समाधान करने वाले लोग अलग होते हैं। मैं ज्यादा दूर का आदमी नहीं हूं, घोघर बासेर में मेरा घर है और ये जो हथगड़ा है मेरा ननिहाल है। मैं मैनी नदी में भैंस नहलवाता था। मैं इधर ही पला बढ़ा हूं, इधर ही जवान हुआ हूं मैं। लेकिन पहली बार आप देख रहे होंगे हमारे जो मामा जी का नाम है जल सिंह भगत, वो मेरे मामा जी, वो मेरे मामा जी हैं। तो पूरा बचपना मेरा हथगड़ा में मेरा पूरा बचपना निकला है। पूरा हमेशा आना जाना होता था। जिस समय हम लोग आते थे कांसाबेल से लेके हथगड़ा में, ऐसा आज डामरीकरण रोड नहीं बना था, इतना बड़ा बड़ा बोल्डर होता था। और कांसाबेल से जैसे बस उतर के हम लोग हथगड़ा जाते थे लहूलुहान हो जाते थे, और बोल्डर में हम लोग चुस्मा जाते थे। वो भी मैंने इतिहास देखा है। तो हमें ज्यादा दूर नहीं है, ये मेरा ननिहाल क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र आपका संवैधानिक है, और अगर रिश्ता नाता और अगर मोहब्बत को देखा जाए तो ये हमारा नानिहाल क्षेत्र है। और यहाँ पे कोई मायकालाल पैदा नहीं हुआ है कि हम लोगों के रहते रहते मतलब पूरे हम लोगों के रहते रहते कोई यहाँ पे हमारा जमीन छीन ले, इतनी किसी की औकात नहीं है और हम लोग उसको छीनने नहीं देंगे। तो साथियों मैं एक और अंतिम चीज बता के मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। अंतिम चीज क्या है? अंतिम चीज ये है कि धन इनको रखने ना दिया जाए, वो अभी वर्तमान में 2025 में कैसे अमल में लाया जा रहा है। मुझे सीधा सीधा एक बात बताओ, आप लोग मेहनत करने में कभी कहीं कमी करते हैं क्या? आप लोग ज्यादा मेहनती हैं। और ये बाजू में हमारे जो कांसाबेल के सेठ लोग जो बैठा हुआ है वो आप लोगों से ज्यादा मेहनत करता है क्या? अगर आप लोगों से कम मेहनत करता है और आप लोग ज्यादा मेहनत करते हैं तो पैसा सबसे ज्यादा किसके पास में है? सेठवा लोगों को। अरे भाई हम लोग ज्यादा मेहनत करते तो पैसा हमारे पास में ज्यादा होना चाहिए। होना तो चाहिए। वो कम मेहनत करता है तो उसके पास में ज्यादा पैसा कैसे? यहीं पे है नियम। नियम के वजह से उन लोग ज्यादा पैसा वाला बन गया। और ये जो शासन है और प्रशासन है नियम लगा के हमारे को गरीब बना दिया।
हमारे लोगों का मेहनत में कोई कमी नहीं है। अभी देखिए, हम लोग धान पैदा करते हैं, दाम आप लोग रखते हैं कि सरकार रखता है? सरकार रखता है। भाई ये कहाँ का न्याय है यार? साड़ी खरीदने जाते हैं तो साड़ी का दाम आप रखते हैं कि सेठ रखता है? तो जब उसके धंधा में उसको दाम रखने का अधिकार मिल रहा है, तो आपके धंधे में आपका दाम रखने का अधिकार सरकार क्यों छीन रही है? यही तो आप लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। धन मत दो, धन देने से चूहा भी अपने बिल से उछल के 6 फीट चला जाता है। अगर आदिवासियों के पास धन होगा तो कितना फीट उछलेगा? मैं इसलिए काम करने में सफल हुआ साथियों, क्योंकि मेरा जो पिताजी है वो मिलिट्री में थे, तो थोड़ा सा 2 पैसा मुझे मिला, धन मिला मुझे, तो घर में काम ना भी करूं तो अपना गाड़ी लेके मैं इस सभा में जाके काम कर सकूं, तो घर का काम मंजूरा से भी हो सकता है। इसलिए करने में कामयाब हुए, सीखने में कामयाब हो पाए। लेकिन अगर मेरे को मेरी घर की जिम्मेदारी अगर जकड़ के रख देता तो मैं काम कर पाता क्या? पूरे आदिवासी समाज को इन लोग कानून बना के गरीब बना रहा है। आप अपने मेहनत की वजह से गरीब नहीं है। अरे आप लोग तो ऑलरेडी लखपति आदमी हैं। कैसे लखपति आदमी हैं? एक उदाहरण देता हूं। हमारे जो इस क्षेत्र में उड़द दाल बहुत ज्यादा होता है। अगर 10 क्विंटल ही आप कमा रहे हैं उड़द दाल, 10 क्विंटल, ज्यादा नहीं, बस 10 क्विंटल, तो सेठ लोग आपसे लेता है 40 रुपया, है ना? आप उसी उड़द दाल को जब खरीदने जाते हैं तो सेठ आपको बेचता है 100 रुपया, तो 60 रुपया का मार्जिन वो अटरंडम कमा रहा है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। अगर हमारी मालिकियत यहां पे हो जाए, मिन साहब, नियम क्या होगा? अगर 100 रुपया से 1 रुपया कम, अगर 99 रुपया में कोई अगर सेठ अगर किसान का उड़द दाल को खरीदा तो फांसी का सजा हो जाएगा। ऐसा नियम हम लोग मालिक लोग बनाएंगे तो उसकी हिम्मत होगी हमारे दाल को 99 में खरीदने का? एक नियम बना के 10 क्विंटल में जो 40,000 रुपया अभी आपको मिल रहा है, एक नियम बदल जाए, आपके पास में 60,000 रुपया अतिरिक्त आ जा रहा है। बम बम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एक नियम से 60,000 रुपया अतिरिक्त आपके पास में हो रहा है, और उसी नियम के वजह से हमसे 60,000 रुपया ये प्रशासन के लोग और शासन के लोग छीनने का काम कर रहे हैं। इतना भयंकर मामला है। तो ये लोग हमको शिक्षा से वंचित करेगा, धन से वंचित करेगा, और शासन और प्रशासन, ये 3 चीज भयंकर पावरफुल चीज है। और इस 3 चीज से हमारे लोगों को इन्होंने दरकिनार करने का प्रयास किया है साथियों। जब तक हम लोग इस बात को नहीं समझे थे तब तक तो नहीं समझे थे, लेकिन अब हम समझ रहे हैं। हम लोगों को सामाजिक रूप से एकजुट होने की जरूरत है, हमको संवैधानिक रूप से एकजुट होने की जरूरत है, हमको मालिकियत के रूप से एकजुट होने की जरूरत है। और हमारे समाज में शिक्षा नंबर 1 होना चाहिए, और हमारे पास में जो तरक्की और उन्नति के जो रास्ते हैं पैसा बनाने के, वो नंबर 1 होना चाहिए। और हमारे नियंत्रण में शासन और प्रशासन होना चाहिए। अभी 244 संविधान ने हमको अधिकार दिया, मालिकियत का अधिकार दिया। मालिक का दूसरा फायदा बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सरकार जीएसटी लगाती है, जीएसटी लगाती है। जीएसटी लगाने बोलने से हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है। अभी हम जसपुर जिला के मालिक हैं, 6-7 शहर है। अभी जसपुर है, कुनकुरी है, कांसाबेल है, बगीचा है, महादेवडांड है, फरसा बहार है, बाग बहार है, सन्ना है, बगीचा है, नारायणपुर है, पत्थल गांव है। ये सब हमारा जसपुर जिला का शहर है। अगर पूरे जसपुर जिला के शहर में अगर थोड़ा थोड़ा बिक्री होके डीजल का, पेट्रोल का, गाड़ी का भाड़ा का, कपड़े का, लत्ते का, हर चीज का मिला के अगर 7-8 शहर का जो टर्नओवर है एक दिन का, अगर 1 करोड़ रुपया, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, समझाने के लिए, अगर 1 करोड़ रुपया अगर टर्नओवर है तो 28% का जो जीएसटी का मालिक है यहाँ का आदिवासी है। तो आपको बिना काम किए कानून का बदलाव से कितना बड़ा फायदा होगा मैं आपको बता रहा हूं। अभी 28% जीएसटी कौन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले जा रहा है। 28% जीएसटी कौन ले रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ले जा रहा है। आपका पैसा को, आप मालिक है, आपका पैसा को छीनने का काम कर रहा है साथियों। 28% जीएसटी आपसे ले रहा है। 1 करोड़ का अगर पर डे का टर्नओवर है तो 28 लाख रुपए पर डे का आपका हिस्से का पैसा उन लोग ठग के ले रहे हैं। अगर आपके पास में हर रोज 28 लाख रुपया इकट्ठा होगा तो इंटरनेशनल स्कूल हमारे यहाँ पे खड़ा होगा।
जबरदस्त तरीके से रोड का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, या हमें किसी भी योजना का ना, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोगों को वहाँ पे हम लोगों को मद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे मद तो हमारा है। एमपी गारमेंट साड़ी बेचेगा 1 लाख रुपया का, यहाँ के आदिवासियों का कमीशन है 28,000 रुपया। 1 करोड़ का साड़ी अगर 1 महीने में बेच रहा है 28 लाख रुपया आप लोगों का है। आप लोगों को बेवकूफ़ बना के, हमें भी बेवकूफ़ बना के ये लोग हमारा शिक्षा, संपत्ति और शासन को छीना है। साथियों, जागने का समय है और इस जो जुनून है और ये जो जागृति है, ठंडा होने मत देना। कोई भी बेहड़ाएगा हम लोगों को फोन कर लेना, हम लोग बता रहे हैं उस बेहड़ापन से हम लोग को निकाल ही देंगे। और हमारा अल्टीमेट मकसद है आप लोगों को शासक बनाना, आप लोगों को हुक्मरान बनाना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि काश मैं विधायक बनूं। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मैं सोचता हूं काश मैं जेरोमिन जैसा 10 ठोर पैदा करूं समाज से। मैं इस समाज से हमारे निरंजन भाई जैसा 10 और पैदा करूं। हमारे समाज से सुनील खलखो जैसा 10 और पैदा करूं। और हमारे अजय भगत जैसे 10 और पैदा करूं। कितना हो गया? 50 लोग पैदा हो गया। रूपनारायण भी तो और पैदा करूंगा ना यार। अगर 50 लोग बोलेगा अबे कलेक्टर तू यहाँ पे नौकर है और अगर संविधान के विरोध में काम करोगे तो 244 के अनुच्छेद के हनन में और संविधान के हनन में आपको इसी नदी के पास में फांसी का सजा सुनाया जाएगा। ऐसा बोलने वाले समाज से हम लोग पैदा करेंगे। इसीलिए मैं सामाजिक प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और सामाजिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जीरो कर देता है। हम जितना बात बेबाक तरीके आपके पास में रख पा रहे हैं और बाकायदा मैं चोरी छुपे नहीं बोल रहा हूं। मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसको सोशल मीडिया में मैं रिलीज करूंगा ताकि यहाँ की बात को कलेक्टर भी सुने, ताकि आदिवासियों को विरोध में जाने का सजा उसको भी पता चले। संविधान के विरोध में काम कर रहा है जैसे यहाँ का कांसाबेल पुलिस, संविधान के विरोध में काम कर रहा है कलेक्टर। साथियों, आने वाले समय पे हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, पूरे भाई लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, 200% गारंटी है कि हम लोग यहाँ के शासन और प्रशासन में मजबूत तरीके से दखल अंदाजी देंगे। संविधान विरोधी काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केस को रीओपन किया जाएगा और जब साबित हो जाता है कि इन्होंने संविधान के विरोध में काम किया था, संविधान के अंदर में संविधान तो द्रोह की जो सजा है फांसी की सजा है, फांसी की सजा हो जाएगी। साथियों, संविधान को हल्के में मत लीजिएगा। आज के इस मौके पे साथियों मैं इतनी ही बातें बोलते हुए मैं अपनी बातों को विराम करूंगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।